यानंतर व्यासपीठावर आपले विचार व्यक्त करण्यासाठी येत आहेत भारताच्या IT क्षेत्रातील एक बुलंद तोफ, औद्योगिक क्षेत्रात स्टार्टअपद्वारे लाखो युवकांना मार्गदर्शन करून त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करणारे, स्टार्टअप इंडिया चळवळीत मोलाचं योगदान देणारे मॅनेजमेंट गुरु माननीय श्री ऋषीजी भटनागर। मागे दरवाजात उभे असणाऱ्यांना विनंती आहे की त्यांनी बसून घ्यावं। वसंत जी ने और माननीय अतुल जी ने एक बहुत बड़ा भार मेरे ऊपर डाला है कि आप सब लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं कि पता नहीं मैं क्या बताऊंगा। अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर सकूं। इंडस्ट्री से हूं और टेक्नोलॉजिस्ट हूं और उसकी तरह से अपना बिजनेस करता हूं। एक अमेरिकन कंपनी का CEO हूं और उसके हिसाब से मैं किस तरीके से क्या क्या चीज़ें की, क्या नई लर्निंग्स हुई और आने वाले समय में किस तरीके से संसार बदल रहा है, उसके ऊपर कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आया हूँ। क्योंकि इस तरह के फोरम्स में बोलने की आदत नहीं है, तो कहीं कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। यहाँ तुषार मेरा एक बड़ा अच्छा मित्र है, अनिल बोडके जी बैठे हैं और उन्होंने वसंत जी से मुलाकात कराई और मैं यहाँ आ गया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का कि आप लोगों ने इतना मान दिया। कोशिश करूँगा कि आपका समय बर्बाद ना करूँ। संसार बने और इंसान को आए हज़ारों साल हो गए। मगर जब हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं और सोचते हैं कि औद्योगिक क्रांति कब आई, तो औद्योगिक क्रांति आई 1800 में, जब लंदन में, नॉटिंघम में, वेस्टर्न यूरोप में फैक्ट्रीज लगने लगी। उस समय हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का शासन था। कोई हमें ना सिखा रहा था, ना बता रहा था कि वहाँ फैक्ट्री लगेगी और तुम्हारी नौकरी जाएगी। और हम उस समय एकदम अचानक एक दिन एक कपड़े की फैक्ट्री नॉटिंघम में लगी और यहाँ के सब चरखा चलाने वालों की नौकरी चली गई। ना कोई हमें बता रहा था, ना हमें कोई सिखा रहा था। दूसरा क्रांति कब आई? उसे कहते हैं इंटरनेट और कम्युनिकेशन और IT रेवोल्यूशन, जो 1990 में आया। उस समय देश में हमारी सरकार थी। उस क्रांति के दौरान जो आज का $200 बिलियन का IT सेक्टर है और हम आज संसार के सबसे बड़े IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कार्य करने वाले हैं, करीब 10 मिलियन लोगों को नौकरी देते हैं, उस रेवोल्यूशन का हमने फ़ायदा उठाया और आज जहां हम हैं वहां IT में हम उस समय पहुंचे। मगर अगर आज मैं एक चीज़ सोचूं कि गूगल का अध्यक्ष कौन है, तो गूगल का अध्यक्ष सुंदर पिचाई है। वो कब हिंदुस्तान छोड़ के गया? वो हिंदुस्तान उसी समय छोड़ के गया। आप माइक्रोसॉफ्ट का CEO सोचें, आप बाकी सभी बड़ी कंपनी जिसका नाम आप यूज़ करते होंगे और इसका इस्तेमाल करते होंगे, जो अमेरिका में शुरू हुई, उन सबके अध्यक्ष या दूसरी श्रेणी के लोग वो वही हैं जो हिंदुस्तान छोड़ के उस समय गए थे। इसका मतलब क्या है कि उस समय की सरकार ने हमें बताया, सिखाया, इस्तेमाल कराया उस रेवोल्यूशन का, मगर वो दिमाग जो गूगल बना सकता था, वो दिमाग जो माइक्रोसॉफ्ट बना सकता था, उसे हिंदुस्तान में वो समय नहीं मिला, वो इकोसिस्टम, वो फैसिलिटी, वो चीज़ें नहीं मिली, जिसकी वजह से वो अमेरिका चला गया। तो चाहे वो गूगल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे फेसबुक हो, इन सब के अध्यक्ष या उसके चलाने वाले लोग हिंदुस्तान से उस समय गए। आज हम तीसरी क्रांति के समय हैं, जिसे हम डिजिटल रेवोल्यूशन कहते हैं। आज के समय सरकार भी हमारी और लीडर भी हमारा। वो इंसान आज स्टार्टअप इंडिया शुरू करता है, स्टैंड अप इंडिया शुरू करता है, स्किल इंडिया शुरू करता है और हर क्षेत्र में प्रगति कराने की और सहायता करने की कोशिश करता है, ताकि
पिछले 8 महीने में 100 यूनिकॉर्न हिंदुस्तान में बन सके। आज अगर 100 यूनिकॉर्न्स, और क्षमा चाहता हूं, हो सकता है लोग बाग यूनिकॉर्न का शब्द ना समझते हैं, तो आप सब लोग मेरे से बिजनेस ज़्यादा जानते हैं, मगर बिजनेस के आज की तारीख में 2 तरीके हो गए। एक तरीका जो टाटास, बिरलास, महिंद्रास और सभी लोग कर रहे हैं, जिसमें आप अपना प्रोडक्ट चलाते हैं, उसे बेचते हैं, रेवेन्यू कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, आईपीओ पे जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं और पैसा कमाते हैं और नौकरियां देते हैं। आज एक दूसरा वर्ड आ गया है जिसका नाम है वैल्यूएशन। आप एक टेक्नोलॉजी क्रिएट करते हैं, उस टेक्नोलॉजी को क्रिएट करने के बाद आप उस टेक्नोलॉजी पे लोगों को इस्तेमाल करते हैं और देते हैं उस टेक्नोलॉजी को, ताकि वो उससे फ़ायदा ले सके। जैसे कि ओला, उसने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। हम आज की तारीख में कहीं भी जाते हैं तो ओला से कैब मंगाते हैं। इस तरह की कंपनीज कितना रेवेन्यू, कितना प्रॉफिट, कितना वो करने से ज़्यादा कितने लोगों के तक पहुंच गई। उन लोगों के पास पहुंच के कौन कौन से नए उद्योग हम उनके साथ शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनको और वैल्यू देके उनसे कुछ खर्चा और करा सकते हैं, उस से उसको वैल्यूएशन कहते हैं। कि आपकी कंपनी का रेवेन्यू कितना है, कोई मतलब नहीं। आपकी कंपनी कितना प्रॉफिट कर दी, कोई मतलब नहीं। आपकी कंपनी का कैश फ्लो क्या है, आपकी कंपनी कितने लोगों से कितना वैल्यू दे पाती है और उससे आप फ्यूचर में कितना ज़्यादा काम कर पाएंगे, उसके हिसाब से। जापान में एक कंपनी है सॉफ्टबैंक, जो $100 बिलियन की फंडिंग करती है, और उसने आज की तारीख में हिंदुस्तान की लगभग सभी यूनिकॉर्न्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। वो देखती है, हाँ, ये कंपनी का ये सॉफ्टवेयर संसार में ओला, उबर, ओयो, डिलीवरी, पेटीएम बना सकता है, और वो उसको इन्वेस्ट करती। तो क्या चाहिए? आइडिया। वो आइडिया जो किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, और उस प्रॉब्लम से जो आपने प्लेटफॉर्म या टेक्नोलॉजी या सोल्यूशन कुछ बनाया है, उसे आप हिंदुस्तान नहीं संसार के लेवल पे स्केल कर सकें। अगर उसमें इतनी वो काबिलियत है तो वो यूनिकॉर्न बन जाएगा। अब मैं एक अलग चीज पे जाता हूं। हमने ये बात करी कि 3 रेवोल्यूशन हो गए। पहला जब अंग्रेजों का राज था, दूसरा जब हिंदुस्तान में हमारा राज था, तीसरा आज का राज। अब मैं अगर इन तीनों में कंपेयर करूं तो पहले रेवोल्यूशन, पहली औद्योगिक क्रांति को आने में हजारों साल लगे, और दूसरी क्रांति को आने में 150, और तीसरी क्रांति को आने में 20 साल लगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ह्यूमन माइंड मैच्योर हो रहा है, और तेजी से मैच्योर हो रहा है। जब पहली औद्योगिक क्रांति को करने में हजारों साल लगे, दूसरी में 150 और तीसरी में 20। यहां जितने बैठे हैं हम सब ने 2 क्रांति देखी है। मैं आपको वादा करता हूं, मुझे पकड़ लीजिएगा, अपने जीवन में हम कई क्रांति और देखेंगे। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर हमने उस चरखा चलाने वाले की तरह रखा अपने आप को, तो नौकरी जाएगी। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जब हम इस औद्योगिक क्रांति के समय में जी रहे हैं, रोजाना एक कोई नया बंदा किसी गैरेज में बैठे कोई नई चीज निकाल देता है। व्हाट्सएप, 54 आदमी बैठे थे गैरेज के अंदर, $20 बिलियन में फेसबुक ने ले ली। सबके मोबाइल पे होगी, कोई ऐसा नहीं होगा जो व्हाट्सएप नहीं जानता होगा। कौन सी गैरेज में कहां बैठा कौन लड़का कौन लड़की कोई नई टेक्नोलॉजी निकाल दे और उसको हम सब यूज करने लगे। वो लड़का अब हमें अहमदनगर में चाहिए, वो लड़की हमें अहमदनगर में चाहिए। जब मैंने पहली बार वसंत जी से बात करी, और आज तुषार से कई बार बात होती है,
आज मैं कई लोगों से सुबह भी मिला, तो जो एनर्जी और पैशन और कुछ कर जाने की इच्छा मुझे इस डिस्ट्रिक्ट में, इन आप सब में लगी, मुझे लगता है कि कुछ हो ही जाएगा। और उसमें मुझे लगता है कि मेरे को इसमें मैं कैसे मदद करूं, क्या करूं जिसमें मैं कुछ आप लोगों के साथ कर पाऊं। एक चीज़ पहले और बताना चाहता हूं। मैं महिंद्राज में काम करता था, मैं टेक महिंद्रा का एम्प्लॉय था, मैं ग्लोबल हेड फॉर डिजिटल बिजनेस था। $500 मिलियन रेवेन्यू, 20,000 लोग, कॉर्पोरेट लाइफ। और मेरे को लगा कि अभी मेरी उम्र नहीं है कि सब मुझे सलूट मारे और मैं चलता फिरूं, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो एक एरीज नाम की कंपनी, जो अमेरिका की कंपनी थी, वो इंडिया में डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम शुरू करना चाह रही थी। मोदी जी ने उस समय डिजिटल मिशन स्टार्ट किया था 2015 में। 2016 में हमने कहा कि उन्होंने हमें कहा आप आ जाइए, हम आ गए। मगर मैं महिंद्रा की बात पहले बताऊंगा। 2010 में मेरे पास मेरे CEO साहब का फ़ोन आया कि यार मैं ये स्पेन में बैठा हूँ, टेलीफोनिका के अंदर एक मीटिंग हो रही है। टेलीफोनिका वहाँ का एयरटेल टाइप टेलीकॉम ऑपरेटर है। वो कह रहे हैं कोई मशीन टू मशीन आने वाला है, ज़रा पता लगाओ और देखो बिजनेस में क्या आएगा। इतनी सी बात हुई, हमने उसके ऊपर पूरा रिसर्च किया और हमने आनंद महिंद्रा जी से एक मीटिंग मांगी। 10 मिनट का मीटिंग मिला और मैंने कहा देखिए आने वाले समय में मशीन से मशीनें बातें करेंगी और मशीनें आपस में बात करके चलेंगी। और अगर मैं IT का बंदा अपने पेरेंट्स जो कि महिंद्रा ग्रुप है उसके साथ काम ना करूं, तो मैं उस टेक्नोलॉजी का कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे बिजनेस मॉडल होगा, वो नहीं कर पाऊंगा। 10 मिनट काफ़ी थे। आनंद ने मुझे उस समय रेवा कार खरीदी थी उन लोगों ने, महिंद्रा से। उनका जाओ ऋषि वहाँ चेतन मैनी है, बैंगलोर में जाके उनसे मिल लो। उस गाड़ी के अंदर जो कि बैटरी ड्रिवन कार है, वो कनेक्टेड कार है, उसमें 130 सेंसर्स लगाए थे उस समय हमने। वो सेंसर्स कभी तार से कभी किसी तरीके से वहाँ के हमारे GPS डिवाइस के थ्रू डेटा भेजते थे मेरे IT प्लेटफॉर्म पे। फिर हम जादू करते थे, मोबाइल से गाड़ी बंद, मोबाइल से गाड़ी चालू, AC ऑन, AC ऑफ, विंडो उठाओ, विंडो बंद करो, और हम उसको सबको दिखाते थे। एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी। तो जो आज टेस्ला वर्ल्ड में बनी है, हिंदुस्तान में उस तरह की टेस्ला 2012 में इंडिया गेट पे आनंद खुद आए थे और लॉन्च की गई। हम सब बार बार कहते रहे कि आनंद इसे कनेक्टेड कार कहिए, वो कहते नहीं मैं इसे ग्रीन कार कहूँगा। तो ब्रांडिंग मार्केटिंग एक टेक्निक है जिसमें हम लोग ज़्यादा बहस कर नहीं पाए। गाड़ी बहुत अच्छी थी, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया थी, बिकी नहीं। क्यों नहीं बिकी? क्योंकि 7.5 लाख रुपए की गाड़ी थी, जबकि वैगनआर 3.5 लाख की थी। ना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था, 100 किलोमीटर चलती थी। गाड़ी, दूसरी गाड़ी घर में हो सकती है, पहली गाड़ी नहीं बन सकती थी। तो टेक्नोलॉजी तो बढ़िया थी, वह खरीदा किसी ने नहीं। तो सब कमरे में बैठे, आनंद भी बैठे, क्या करें, बना तो ली, बिक नहीं रही। तो हमने कहा क्या चीज़ है जिसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, और वो चीज़ थी बैटरी। 7.5 लाख की गाड़ी में करीब 3.5-4 लाख की तो उस समय की बैटरी थी। हमने कहा बैटरी को एज अ सर्विस दे देते हैं। हर आदमी गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है, 3-3.5 हज़ार रुपये महीने का पेट्रोल खर्चता होगा, तो ये बैटरी हमारी ही है, आप इसका सर्विस चार्ज दीजिए। तो 3,500 रुपये महीना, 4,000 रुपये महीना बैटरी लीजिए। तो गाड़ी की कीमत कम हो गई, गाड़ी थोड़ी बहुत बिकने लगी। उस समय की सरकार ने ना हमारे को कोई एक्साइज में छूट दी, ना उन्होंने हमें किसी तरह की मदद की। तो नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़, नई ग्रीन कार आई है, उसको क्या सरकारी मदद मिलती, वैसी मदद उस समय की सरकार से नहीं मिली, मगर गाड़ी बिकने लगी। स्टोरी यहाँ एंड नहीं हुई। आप सबने रेवा कार देखी होगी, E2O कहते हैं अब हम लोग उसे। छोटी सी गाड़ी है, छोटा सा टायर है। जयपुर में एक महिला गाड़ी चला रही थी, पीछे गड्ढा था, गड्ढे में टायर फंस गया।
अब टायर तो चल रहा है, गाड़ी नहीं चल रही। तो जो कॉल सेंटर में एजेंट बैठा था, जिसको ये सिखाया गया था ये हो तो ये बोलना, ये हो तो ये बोलना, ये हो तो ये बोलना, वो देख रहा है, अलर्ट आ रहा है, गाड़ी का टायर चल रहा है मगर गाड़ी नहीं चल रही। उसने सोचा अब मैं क्या करूं, ये तो मेरे सिस्टम में लिखा ही नहीं कि मैं क्या बात करूं इस पे। कॉल सेंटर चलाया होगा तो आपको पता होगा, वो तो स्ट्रिक्ट उसमें चलता है। मैं उस लड़के को, मैं उसकी तारीफ करना चाहता हूँ। उसने सोचा कुछ गड़बड़ है। उसने उसी समय उस गाड़ी की ओनर उस लेडी को फ़ोन कर दिया और कहा मैडम मुझे लगता है आप कहीं प्रॉब्लम में हैं, क्या मैं आपको कुछ मदद कर सकता हूँ। 45 मिनट में गाड़ी का अरेंजमेंट हुआ, उनकी गाड़ी बाहर निकाली गई, वो गाड़ी में चल के आगे चली गई। मगर फेसबुक, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, सब में इस लेवल की कस्टमर सर्विसेज की जो तारीफ थी उसको आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो जब हम इस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एक चीज़ है 130 सेंसर लगा के क्या डेटा लेना, क्या बताना। दूसरी चीज़ बिजनेस मॉडल को चेंज करना ताकि सामान बिके, लोग बाग खरीदें, उसका इस्तेमाल हो। तीसरी चीज़ है किस लेवल की मैं कस्टमर सर्विस पहुंचा पा रहा हूँ। आने वाला कस्टमर उस लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस पे ही धंधा दे, बिजनेस बढ़ाएगा। पहला, कार का मैन्युफैक्चरर अब कस्टमर से कनेक्ट होकर उसे सर्विस देता है। ये नहीं कहता कि 1 साल बाद मेंटेनेंस होगी और उसके बाद इंश्योरेंस होगी, उसके बाद ये होगा, मेरे से मत करो, अब आप जाओ मेंटेनेंस वाले के पास। अब गाड़ी बनाने वाला गाड़ी चलाने वाले के साथ हर रोज कनेक्टेड है। गाड़ी के लिए वो एक बार पैसा लेके छोड़ नहीं रहा, हर महीने पैसा लेता है, हर महीने काम करता है। और तीसरा, कस्टमर सर्विस उस लेवल की देता है कि यदि आप कहीं आओ तो आपके पास फोन आता है कि अरे मैडम आप फंस गए हो, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं। तो संसार इस लेवल पे जा रहा है। टेक्नोलॉजी चेंज, बिजनेस मॉडल चेंज एंड लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस चेंज। फिर से एक बात बोलूंगा, हमें पता है अब कि ये हो रहा है। अगर मैंने चेंज नहीं किया अपने आप को तो क्या होगा, नौकरी जाएगी। तो मेरा मेन रीजन यहां आके सबको यही याद कराना है कि संसार बदल रहा है। मेटावर्स हो सकता है ये नाम सबने यहाँ ना सुना हो, मगर रिटेल और मेडिकल को चेंज कर देगा। अचानक इस दिन पता चलेगा कि नॉटिंगम में फैक्ट्री लग गई, कपड़ा किलोमीटर में रोज बनने लगा, चरखे वाले की नौकरी चली गई। तैयार हो जाएं कि रोजाना कुछ नया आएगा, मुझे रोजाना कुछ नया सीखना है और मुझे पुरानी चीज को बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदलेंगे तो किस दिन अचानक ई कॉमर्स में सब कुछ बिकने लगेगा और मेरी दुकान पे मैं सोचूंगा अब कैसे चलाऊं। जिस लेवल की टेक्नोलॉजी पे हम काम करते हैं उसमें हम शायद कुछ सालों के बाद डॉक्टर्स की ज़रूरत कम हो जाए, लॉयर्स की ज़रूरत कम हो जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत कम हो जाए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कंप्यूटर एक अच्छा लॉयर बन जाएगा, एक रोबोट एक अच्छा ऑपरेशन कर पाएगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जगह एक कंप्यूटर का प्रोग्राम कर देगा। तो कई तरीके की जॉब चेंज हो जाएंगी, मगर इसमें डरना नहीं है, क्योंकि डरना फायदा नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी रुकेगी नहीं, वो तो आएगी। आप अगर नहीं बदले तो डरना जरूरी है। हम सब एक ठीक ठाक उम्र के होंगे तो 1985, 86 के टाइम पे राजीव गांधी जी की सरकार थी और उन्होंने कहा कंप्यूटराइजेशन करेंगे और रेलवे में कंप्यूटराइजेशन करेंगे। उस समय के अखबार उठा के देखें, रेलवे में स्ट्राइक थी, पब्लिक सड़कों में थी,
कि बैंकिंग में कंप्यूटराइजेशन नहीं होने देंगे, रेलवे में कंप्यूटराइजेशन नहीं होने देंगे। आज इमेजिन कीजिए कि अगर रेलवे में कंप्यूटराइजेशन नहीं होती तो हम कहां होते। नौकरियां जाएंगी नहीं, नई नौकरियां आएंगी, और नई नौकरियों को जनरेट करने का काम यहां बैठे सब लोगों का है। कि जब नई टेक्नोलॉजी से नई जॉब आएगी तो क्या हम सच में चाहते हैं कि सीवर को साफ करने के लिए आदमी अंदर उतरे और वो सारा गार्बेज निकाले? 40% ऐसे लोगों के लंग्स का कैंसर होता है और अधिकतर लोग 40 साल से कम उम्र में मर जाते हैं। क्या उसे रोबोट से करा दूं? हाँ ना? हाँ। क्या उस जॉब को हम करना चाहते हैं या कराना चाहते हैं? नहीं। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किन किन जॉब्स में टेक्नोलॉजी चेंज चाहिए। अब हमारे देश के अंदर जहां यंग पॉपुलेशन है, वहां मैं कहूं मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाऊंगा जिससे सबकी नौकरी चली जाए। ना सरकार चाहेगी, ना टेक्नोलॉजी बनाने वाला चाहेगा। तो अगर ऑटोनॉमस कार अमेरिका में जरूरत है, क्यों? वहां जनसंख्या कम है। जर्मनी में जरूरत है रोबोटिक्स, जर्मनी में, जापान में, वेस्टर्न वर्ल्ड में जरूरत है, वहां जनसंख्या ही कम है। पर हमारे देश में ऐसा नहीं है। मैं क्या ऑटोनॉमस ट्रैक्टर चाहिए कि आप एक किराए पे ट्रैक्टर आए और आपके फार्म को प्लॉ करके चला जाए और आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते का पैसा दें और खत्म हो जाए? क्योंकि वो एक एरिया में डिफाइंड है, ट्रैक्टर चल पाएगा। क्या उससे किसान को फायदा होगा? होगा, है ना? तो जो ऑटोनॉमस कार अमेरिका में चलेगी उसकी जरूरत मुझे नहीं है। मैं उस ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी से ट्रैक्टर को चलाने की जरूरत शायद मेरे देश में मुझे है। इस तरीके से हम लोगों को देखने की जरूरत है कि कौन सी टेक्नोलॉजी को हम कहां देखें और कैसे करें। इस तरीके से अगर मैं शुरू करूं तो मैं सारा दिन यहां निकाल सकता हूं, क्योंकि मैं हर एक सेक्टर के अंदर इस तरीके से काम कर रहा हूं। मगर अतुल जी हैं यहां पर, आप सब लोग माननीय लोग हैं। एक एग्जाम्पल दूंगा और फिर आऊँगा कि किस तरह से रसन जी ने जो मेरे से कहा है उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरठ और मुजफ्फरनगर के आसपास हमने इसका पायलट शुरू किया सर। ई रिक्शा ली और वहाँ के लोगों को ई रिक्शा दी। ई रिक्शा को हमने अलग तरीके से बनाया जिसमें वो जो सब्जी बेचने वाला ठेला होता है शाम को उसमें कन्वर्ट हो सकता हो। तो सुबह के टाइम पे मेरठ शहर से 25 किलोमीटर दूर जितने भी गांव हैं उनका एक समय निर्धारित है। गांव के लोग अपने फल सब्जी जो कुछ भी उनका वो है वो सड़क पे खड़े होकर उस आदमी को दे देते हैं और कहते हैं अगले दिन आएगा ना मेरे लिए दवा ले आइयो, अगले दिन आएगा मेरे लिए कपड़ा ले आइयो, अगले दिन आएगा ये। वो लिस्ट बना लेता है। वो गया वहाँ, उसने शाम तक जो है गाड़ी चलाई, 10-10 रुपये 20-20 रुपये में सवारी करी और शाम को उसने वो सारी ताज़ी सब्जियाँ मार्केट में जाके लेके बेच दी। उसने उस मॉडल में कमीशन भी लिया और जो कुछ भी उन्होंने सामान मंगाया वो सब खरीदा और अगले दिन जाके ले भाई तूने कपड़ा मंगाया था, तूने दवाई मंगाई थी, तूने ये चीज़ मंगाई थी जो गांव में नहीं अवेलेबल था वो सब लाके उसने दे दी। इससे इस आदमी का कमर्शियल मॉडल हो गया कि वो कमा रहा है। दूसरा उस किसान के लिए भी हो गया। तो अमेज़ॉन फॉर विलेज, ठीक है। मैं यहाँ हमने छोका नहीं, तो एक नई टेक्नोलॉजी की नई जॉब हो गई। हमने कहा कि यार तुम जो हो ना इसमें अपने मेडिकल टेस्टिंग के इक्विपमेंट्स लगा लो और उस आदमी को ट्रेनिंग दे दी। तो ब्लड टेस्ट, कुछ और टेस्ट, उसके इक्विपमेंट्स आते हैं, उस आदमी को ट्रेनिंग दे दी। अब वो उस लाइन में सिर्फ बेचने वाले और बताने वाले नहीं रहे, अब वो ब्लड टेस्ट कराने वाला भी आ गया। मुझे बुखार हो रहा है, जा देख लो।
तो उन लोगों को मेरठ आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर कुछ टेस्ट में गड़बड़ है तो डॉक्टर से कनेक्ट कराया और डॉक्टर से पता, डॉक्टर ने कहा हाँ आ जाओ, वरना कहा क्रोसिन खाओ वहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी लोगों की और लोगों को सर्विस अपनी जगह पे मिल गई। और जो खर्चा होता था कि आप आओगे पैथोलॉजी लाल पैथोलॉजी लैब में 250 रुपये में टेस्ट कराओगे, वो 50 रुपये में हो गया। इस गाड़ी के ड्राइवर की आमदनी बढ़ी, आदमी को सर्विस मिली। फिर हमने कहा अब इसके आगे और ऐड क्या करें, तो हमने सॉइल टेस्टिंग किट लगा दी। तो किसान को जो उसकी जो ज़मीन है उसमें कौन सा यूरिया वगैरह डालने की ज़रूरत है वो लगाता है, टेस्ट करता है और कहता है इसमें ये कम है, क्योंकि उसकी रिपोर्ट जाती है एकदम और उसकी रिपोर्ट आ जाती है। तीसरा हमने उसमें वाटर सेंसिंग इक्विपमेंट लगा दिया कि आपके इलाके का पानी कैसा है। अब हमने उसके अंदर एक ड्रोन लगा दिया। वो ड्रोन उस गांव की फ़ोटो लेता है और देखता है कहाँ कौन से इंसेक्ट्स या पेस्ट हैं और कितना इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत है, और उसे सेंट्रल लोकेशन से अटैच कर दिया। ठीक है, उसके अंदर एक छोटा सा टीवी लगा दिया। कितने किसानों को पता है कि क्रॉप इंश्योरेंस भी कुछ होता है? कितने लोगों को पता है कि वहाँ से हमें ये वाली सीड मिल जाएगी तो मेरे ये बढ़ जाएगा? तो गांव में वो टीवी चलता है और लोग बाग सुनते हैं कि ये नई पॉलिसी आई है, ये नई चीज़ आई है, आप इसका इस्तेमाल करके कुछ कर सकते हैं। एक पूरा मॉडल क्रिएट हो गया, नई जॉब क्रिएट हुई, नई टेक्नोलॉजी हुई और अनसर्व्ड को सर्विस दे पाए। ये ऐसे ऐसे नए हमें तरीके ढूंढने पड़ेंगे ताकि हम इन नई टेक्नोलॉजी से इतनी बड़ी 1.3 बिलियन लोगों की संख्या के लोगों देश को वो सर्विस प्रोवाइड करें। मैं कई बार कई फोरम पे कहता हूँ कि अगर मैं ये देखूँ कि सबसे बड़ा व्यापारी कौन है, तो सबसे बड़ा व्यापारी है सरकार। ठीक है, आज पहली बार पिछले 7 साल 8 साल में ऐसा लगा कि वो व्यापारी अपने कस्टमर की सर्विस करना चाहता है, कि वो सोच रहा है कि मेरे 1.3 बिलियन 130 करोड़ मेरे कस्टमर्स हैं, मुझे उनको सर्विस प्रोवाइड करनी। मैं 130 करोड़ को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए टेक्नोलॉजी के अलावा कोई चारा है ही नहीं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैं एक कमेटी का मेंबर हूं जिसमें हम लोग जो हैं टेलीमेडिसिन पर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर बनारस तो एक है ही, एक जगह इम्फाल, दूसरी जगह कश्मीर के श्रीनगर से आगे, वहाँ 60-60 हज़ार लोगों के ग्रुप्स को लिया और वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ इंटरनेट प्रॉपर नहीं है। वहाँ टेलीमेडिसिन कैसे चलेगी? दिल्ली बॉम्बे में तो चला लोगे, मत जहाँ रिमोट लोकेशन में जहाँ सच में गरीब आदमी बैठा है वहाँ कैसे चलाएंगे? वहाँ चलाने के लिए उन्होंने 4 लोगों की कमेटी बनाई, जिनमें से एक मैं भी हूँ। IIT मद्रास के एक डायरेक्टर साहब हैं, ऐसे हम 3-4 लोग हैं। आज की तारीख में उन तीनों जगहों पे हमने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लो बैंडविड्थ, लो नेटवर्क एरिया में टेलीमेडिसिन कैसे चलेगा ये करना शुरू कर दिया। इससे कुछ समय के बाद हर गांव में हर आदमी, हर एक औरत काम अपने डॉक्टर से कनेक्ट बैठे हुए कर पाएगी। इस लेवल की ज़रूरत है। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी का कोई टेक्नोलॉजी के अलावा अगर हम सच में कुछ करना चाहते हैं तो हम टेक्नोलॉजी के अलावा कर सकते ही नहीं। एक हंसी की चीज़ सुना रहा हूँ। अब तुषार की तरह मेरे बड़े अच्छे अच्छे मित्र हैं जो मेरे को कहीं ना कहीं मीटिंग कराते रहते हैं। तो एक म्यूनिसिपल कमिश्नर के साथ उन्होंने मीटिंग करा दी और कमिश्नर साहब के कमरे में पहुंच गया। वो मेरे से मिलना नहीं चाहते थे, वहाँ फिर भी क्योंकि प्रेशर था तो वो मेरे से मिले, चाय भी पिलाई। हमने उन्हें अपना भाषण दिया। हमने कहा सर आप स्ट्रीट लाइट्स को मैनेज कराइए, स्ट्रीट लाइट्स को हम रिमोटली मैनेज करके बिजली की खपत कम करा देंगे, ये करा देंगे। 5-10 मिनट तक सुना, फिर उन्होंने कहा कि ऋषि जी मच्छरों से भरा है मेरा डिस्ट्रिक्ट, लोग बाहर डेंगू और चिकनगुनिया से मर रहे हैं
स्ट्रीट लाइट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे पास दवाई भी कम है और बंदे भी कम है। क्या आपकी टेक्नोलॉजी मुझे बता सकती है कि मच्छर ज़्यादा हैं कहाँ, जहाँ दवाई डाल के मैं जिंदा मरते हुए लोगों को बचा सकूं? मैं समझ गया कि इस आदमी की प्रॉब्लम डिफरेंट है, मैं इसे गलत जवाब दे रहा हूँ। मैंने कहा सर मुझे 2 वीक दीजिए, मैं आपके लिए सोल्यूशन ले आऊँगा। मुझे पता था कि आईआईटी हैदराबाद में उन्होंने एक पेस्ट सेंसर बनाया हुआ। वो पेस्ट सेंसर फील्ड्स में लगा दिया जाता है, वो बता देता है कि कितने पेस्ट यूजली चूहा, इस तरह के कीटाणु वो होते हैं। मैंने कहा क्या तुम इसको मच्छरों के लिए बना सकते हो, जिसको मैं लगा दूं तो मुझे ये बता दें कि डेंसिटी ऑफ मच्छर कहाँ ज़्यादा है? तो उनका सर 2 हफ्ते देने पड़ेंगे, हम चेंज कर देंगे। छोटे छोटे लड़के थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के। 10 दिन बाद फ़ोन आया, सर 10 पीस भेज रहा हूँ, इसे आप टेस्ट करा लीजिए। हमने भी उस जगह पे लगा दिए, मोबाइल ऐप बनाई, उससे डेंसिटी मच्छरों की बताई, और मैं फिर कमिश्नर साहब के कमरे में घुसा। आज मैंने उनको सोल्यूशन दिया कि सर इन 10 जगह पे लगाई थी, इन 2 जगह पे मच्छर ज़्यादा हैं, यहाँ दवाई गिरवा दीजिए, बंदे बच जाएंगे। इस बात को बताने का कारण ये है, हमें पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है। अगर उसे मैं स्ट्रीट लाइट ही बेचूंगा तो खरीदेगा नहीं, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी लोगों की जान बचाना है, और हमारी जिम्मेदारी क्या है? उसके लिए टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन देना। अगर हम उस तरीके का टेक्नोलॉजी सोल्यूशन जो कि ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाए दे देंगे, तो यूनिकॉर्न बनना मुश्किल नहीं है ना? पिछले 1-2 दिन से जो मैं बातचीत कर रहा हूँ, उससे मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर कॉलेजेस बहुत हैं। वसंत जी ने कहा, योगी जी ने मुझे बुलाया था, और योगी जी ने मेरे से कहा कि हमारे प्रदेश में 2 आईआईटी हैं, और इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, और इतना बड़ा प्रदेश, अमेरिका की जनसंख्या के बराबर, और यूनिकॉर्न्स सारे बैंगलोर, स्टार्टअप हब बैंगलोर। ऐसा क्यों? और कैसे आप मदद करें ताकि हम एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर पाए ताकि स्टार्टअप्स यहाँ भी होने लगे। इसी बात के ऊपर मतलब मैं क्योंकि ये काम मैं करता हूँ, वसंत जी ने बताया कि एक आईईटी नाम से इंस्टीट्यूशन है जो कि 150 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है लंदन का, जिसके साथ 2014-2015 में हमने ये सोचा कि उस समय इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में ना पॉलिसी मेकर्स जानते हैं, ना इंडस्ट्री जानती है, ना अकेडमिया जानता है। तो मैं उन्हें कैसे बता दूं, कहीं चरखा ही चलाते रह जाए, है ना? भाई हमने सीख ली, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम सबको बता दें। अगर नहीं बताएंगे तो दुनिया चरखा चलाएगी, और फिर कहीं से कोई चीज़ आएगी और आपकी नौकरी जाएगी। तो हमने वहाँ पर आईओटी कांग्रेस किया, आईओटी पैनल बनाया, कई वॉलंटियर्स इकट्ठे किए। जब हमने पहली बार वो किया तो रविशंकर प्रसाद जी उस समय कैबिनेट मिनिस्टर थे आईटी एंड कम्युनिकेशन के, तो वो स्वयं आए और उन्होंने काफ़ी देर तक हमें समय दिया और काफ़ी उन्होंने समझा, और हम लोगों ने जो कहा उन्होंने उसे माना, एकेडमिया सबको किया, इस तरह से फोरम शुरू किया। आज मैं कहता हूँ कि आईओटी का मतलब है, जो इसका मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जहाँ मशीनें आपस में बात करेंगी, उसका मतलब है इंडिया ऑफ टुमारो। और हमें जो है किस तरीके से हिंदुस्तान को, जब सेकेंड रेवोल्यूशन आया था, हमने इंडिया को आईटी का बैक ऑफिस बना दिया। आज की जितनी जॉब्स हैं वो देता बैक ऑफिस की जॉब्स थी, अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं, प्लेटफॉर्म आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। मगर इस तीसरी क्रांति के अंदर हम कैसे इंडिया को लीडर बना दें, और इस विजन से हम लोगों ने काम करना शुरू किया, और हमने काफ़ी काम किया। और मेरे साथ धीरे धीरे बहुत मेरी तरह से कई इंडस्ट्री के लोग बात जुड़ते चले गए, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं हम कुछ करें। जब आप एक प्लेटफॉर्म देते हैं तो आज आप सब लोग आ गए इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि इस ग्रुप ने ये प्लेटफॉर्म दिया।
तो हमने आईआईटी के थ्रू इस तरह का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और मतलब मेरे को बड़ी खुशी है कि महाराष्ट्र प्रदेश में मुंबई, पुणे और नासिक में हमने इसके लोकल नेटवर्क शुरू भी किए। वहाँ के यूनिवर्सिटीज़, वहाँ के प्रोफेशनल्स, वहाँ की इंडस्ट्री सब इससे अटैच हुई और वहाँ पर लोकल नेटवर्क क्रिएट हो गया। आज यहाँ आने से पहले बसंत जी ने मुझसे कहा था तो मैंने पता करके आया, हम अहमदनगर में ये लोकल नेटवर्क शुरू करेंगे। आप सबकी मदद की ज़रूरत होगी, आप सबको मेरा साथ देना पड़ेगा, मगर इसको शुरू करने से हम जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ और आईटी के बारे में काम शुरू करना चाहते हैं, हम प्रोफेशनल्स को ला पाएंगे, यहाँ के प्रोफेशनल्स को जोड़ पाएंगे और किस लेवल पे लेके जाएंगे वो देख पाएंगे। आईटी आईओटी पैनल, आईटी फ्यूचर टेक पैनल जिसका नाम दिया, उसमें मेरे ग्रुप में एक सोशल वेलफेयर का ग्रुप चलता है कि सोशल सेक्टर के अंदर हम कैसे फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकते हैं। उसमें मेरे साथ एक मेरे मित्र हैं जिनका नाम है दिग्विजय चौधरी, जो कि पंढरपुर के रहने वाले हैं। वो बैंगलोर रहते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के साथ एसोसिएटेड हैं, मगर क्योंकि उनका पंढरपुर से अटैचमेंट है तो उन्होंने पंढरपुर की यूनिवर्सिटी के साथ मिलके वहाँ के रूरल एरिया में करीब 500 फार्मर्स की फैमिलीज़ के अंदर उनके यंग लड़के लड़कियों को बुला के बात करी और उनसे कहा, देखो यहाँ की ये प्रॉब्लम है, अब बताओ इसका सल्यूशन कैसे दोगे। और उन बच्चों ने काम किया। आज हमने उन 500 में से 100 को सोशल एंटरप्रेन्योर बना दिया। 500 रूरल फार्मर फैमिलीज़ के बच्चों को। कैसे? हमारे जैसे लोग शायद उनको कुछ मार्गदर्शन कर पा रहे हैं, मेंटरशिप। फिर साथ में मतलब कुछ काम तो हमें वसंत जी से भी कहना पड़ेगा कि कोऑपरेटिव को स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि चीज़ तब चलेगी जब प्रॉपर आइडियाज़ हों और आइडियाज़ को देने के लिए उसके ऊपर काम करने के लिए जगह हो। वो जगह हो सकता है यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एग्रीकल्चर कॉलेज, ये सब दे पाएँ, जो कि यहाँ की प्रॉब्लम के लिए सल्यूशन दें, जो कि जब यहाँ सॉल्व हो जाएगी तो उसे पूरे देश में और पूरे संसार में ले जाया जा सके। इस विजन के साथ चलें, मगर उनको फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ेगी। ये आईटी लोकल नेटवर्क और मेरा जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी का पैनल है उसके वॉलंटियर्स के ग्रुप से मैं वो मेंटरशिप ला पाऊँगा। मैं यहाँ की यूनिवर्सिटी या यहाँ के कॉलेजेस के अंदर उनको एक जगह दिलवा पाऊँगा जहाँ वो ये काम कर पाएँ। मगर उनको फंडिंग कराने के लिए मुझे पता है यहाँ पर बहुत सम्मानित लोग चाहते हैं कि वो फंड कैसे दे पाएँ, क्योंकि सबको समझ में आता है कि स्टार्टअप के अंदर जिस रफ्तार से आप पैसा कमा सकते हैं, उस रफ्तार से पैसा आप आज की तारीख में किसी और इंस्ट्रूमेंट से नहीं कमा सकते। तो अगर कोई अच्छा आइडिया है उसमें आप फंड करेंगे तो आप भी कमा पाएंगे। उस इकोसिस्टम को क्रिएट करने के लिए एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स की तो भरमार होगी है ना। आपको एक इंक्यूबेशन सेंटर जहां पर लोग बाग उन एक्सपेरिमेंट्स को करके देख पाए कि मैं इसे आगे कैसे बढ़ाऊंगा। आपको एक मेंटरशिप चाहिए, हम जैसे लोग जो कह पाए इस बिजनेस मॉडल से इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके करोगे तो शायद हो जाएगा, आगे एक्सपेरिमेंट करो। जो आज 5वीं चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फंडिंग, इनिशियल फंडिंग। इनिशियल फंडिंग हो सकता है उसके पिताजी दे दें, कुछ और फंडिंग की जरूरत पड़ेगी तो हम सबको मदद करने आना पड़ेगा, अपने जगह के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, उस इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए। क्योंकि जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत में हमें सरकार पे डिपेंडेंट हो जाएं, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। हम आत्मनिर्भर बने। और एक और मतलब कई बार मैं हंसी में बोलता हूं इस चीज़ को कि आईटी सेक्टर $200 बिलियन 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने वाला कैसे बन गया? क्योंकि इसमें किसी पॉलिसी की जरूरत नहीं थी, हम जो चाहते थे वो खुद कर पाए। हमें इसमें गवर्नमेंट की फंडिंग की जरूरत नहीं थी और हम ये सब कुछ खुद कर पाए, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए मशीन की कॉस्ट थोड़ी थी, ह्यूमन
तनख्वाह देते थे। जो कंप्यूटर इंजीनियर निकले उसे ट्रेनिंग दी, काम कराना शुरू किया, उसकी चार्जिंग शुरू कर दी। तो मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगभग 0 थी। और क्योंकि मुझे ना तो सरकार से पैसे की ज़रूरत थी, ना मुझे सरकार से किसी पॉलिसी की ज़रूरत थी, आज हम इस लेवल पे पहुंच गए। तो मेरी तरफ से एक्शन है कि आईटी की तरफ से मैं लोकल नेटवर्क अहमदनगर में शुरू कराऊंगा। दूसरा, आईटी के वॉलंटियर्स के थ्रू, जैसे हमने पंढरपुर में जो एक्सपेरिमेंट किया जिसमें 500 फार्मर फैमिलीज़ को जोड़ा और उनमें से 100 बच्चों को हमने सोशल एंटरप्रेन्योर बनाने का काम किया, जिसके ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे इस ग्रुप को अवार्ड भी मिला। तो ये है कि वहाँ पर से भी रिकग्निशन हुई। तो ये मेरी तरफ से दूसरा वो है। तीसरी चीज़, मैं एरीज कम्युनिकेशन जो कि एक अमेरिकन कंपनी है उसका अध्यक्ष हूँ, इंडिया का बोर्ड मेंबर हूँ, CEO हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। जो इंक्यूबेशन सेंटर बनाना है और जो हमें प्लेटफॉर्म की डिटेल्स देनी है, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ 1 या 2 कॉलेजेस में मैं यहाँ सेटअप करने को तैयार हूँ। उससे यहाँ के जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की खबर और इन्फॉर्मेशन यहीं मिल जाएगी और वो उसको कर पाएंगे। और हमारे हम लोग जो हैं कई यूनिवर्सिटीज़ के साथ, अधिकतर जो है मतलब बैंगलोर की या दिल्ली के आसपास की में फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हम फैकल्टी को अपने ऑफिस बुलाते हैं और कहते हैं आपको हम ट्रेनिंग देंगे। तो जब आपका CEO क्रिएट किया, आपका सिलेबस क्रिएट किया, तो ये तो है नहीं कि मेरे ऑफिस का स्टाफ रोज़ जाएगा पढ़ाने, हमें तो उन टीचर्स को सिखाना। तो हम उन फैकल्टी की ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी काम कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैं सोचता हूँ मैं कर पाऊँगा और इन छोटे छोटे स्टेप्स से हम कर पाएंगे। और अगर COE क्रिएट हो गया तो उसके बाद, अब कोविड ने कुछ तो अच्छा भी किया है। कोविड का एक अच्छा क्या है कि वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी में अलाउड हो गया। और दूसरी चीज़ जो कई बार हम लोग पहचानते नहीं कि कोविड के दौरान डेटा यूटिलाइजेशन ऑफ रूरल एरिया वाज मच हायर देन द अर्बन एरिया। जो नेटवर्क में डेटा यूज़ करते हैं उसकी यूटिलाइजेशन गांव के देहात में ज़्यादा हो गई और शहरी से क्षेत्रों में कम हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सबसे पहला कारण ये है कि वहाँ इंटरनेट पहुँचा, तभी तो हुआ। अगर इंटरनेट नहीं होता तो वहाँ डेटा यूसेज होता कैसे? तो मैं एरीज कम्युनिकेशन चलाता हूँ, अच्छी छोटी सी कंपनी है, मगर हमारा एक एम्प्लॉई शिमला से 100 किलोमीटर दूर एक गांव में काम करने चला गया। उसका घर था, वो रोज़ वहाँ से अपने स्कूल के पास आता है। वहाँ स्कूल पे हॉटस्पॉट था, वहाँ 100 Mbps उसे नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलती थी, वहीं से लैपटॉप से काम करता। अब हमने कहा भाई अब तो कोविड ख़त्म हो गया, अब आइए। वो कहता क्यों आऊँ, क्यों आऊँ, मैं अपने घर में बैठा हूँ, आपके लिए जो काम करना सारे काम करता हूँ। मेरा खर्च, मेरी जो तनख्वाह है उसमें मैं ज़्यादा पैसे बचा पाता हूँ, अपने परिवार के साथ घर पे रह रहा हूँ, आपके काम में कोई कमी नहीं, तो मैं क्यों आऊँ? मेरे पास इसका जवाब नहीं है, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। तो वर्क फ्रॉम होम अब एक नॉर्म हो गया। कई क्रिटिकल जॉब्स होंगी जिसके लिए मुझे ऑफिस बुलाना पड़े किसी को, मगर सारी जॉब्स के लिए ज़रूरी नहीं है। इसका क्या मतलब है कि अगर मुझे कुछ अच्छे लोग अहमदनगर में मिले तो मैं उन्हें नौकरी भी यहाँ दे पाऊँगा। तो ये सब चीज़ें सोच के मेरे को लगता है कि यहाँ के जो पैशन और जो एनर्जी देखी, आज मैं सुबह अभी शाम को फिरोदिया जी से भी मिलने के लिए गया था और मैं कई लोगों से मिला, तो जिस लेवल से लोग बाग कोशिश कर रहे हैं, और एक चीज़ मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मेरे से क्या कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा अमेरिका में ना सेटल हो, हमारा जीवन अहमदनगर में बीता है, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा भी अहमदनगर में ही काम करे। तो इस जनरेशन के लोग अब उस तरीके से सोच रहे हैं कि कहीं मेरे बच्चे
अहमदनगर छोड़ के चले ना जाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें शायद उन्हें नहीं दिख रही जो उन्हें लंदन में या सैन होजे में, सैन फ्रांसिस्को में दिख रही, या बॉम्बे में दिख रही, या पुणे में दिख रही। तो उसके लिए हम सब लोग जो यहाँ पर हैं, मैं आया हूँ आप लोगों को मदद करने के लिए। आप लोग जो भी कहेंगे मैं उसमें आप लोगों के साथ हूँ और कोशिश करूँगा कि कैसे आप लोगों को करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर. लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकेल अशी आयडिया हवी, हे महत्त्वाचं सूत्र माननीय ऋषीजी भटनागर यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे. आणि आपल्या जीवनात आपण अनेक क्रांती पाहणार आहोत हा विश्वासही त्यांनी दिलेला आहे. यानंतर आभार प्रदर्शन आणि वंदे मातरम होणार आहे. महेशजी नामदे यांना विनंती आहे की त्यांनी आभार व्यक्त करावेत. त्यानंतर वंदे मातरम होणार आहे, त्यामुळे सर्वांनी जागेवरच थांबायचं आहे. सर्वांनी जागेवरच थांबायचं आहे. आजच्या या पंडित दीनदयाळ व्याख्यानमालेचा प्रथम वर्ष, प्रथम पुष्प या व्याख्यानमालेचे आपले प्रमुख वक्ते ऋषीजी भटनागर यांनी अतिशय विस्तृत आणि व्यवस्थितरित्या नगर श्रोत्यांना मार्गदर्शन केलं. आणि तसेच आपले राज्याचे मंत्री अतुलजी सावे साहेबांनी मार्गदर्शन केलं आणि श्रोतेवर्ग या ठिकाणी उपस्थित राहिले. यांचं सर्वांचं मी आभार मानतो. धन्यवाद. यानंतर वंदे मातरम होणार आहे. सर्वांनी जागेवर उभं राहायचं आहे वंदे मातरमसाठी. उद्याच्या कार्यक्रमाविषयी तोपर्यंत मी सांगते. रविवार दिनांक 25 सप्टेंबर 2022 रोजी व्याख्यानमालेचं दुसरं पुष्प गुंफलं जाणार आहे. यासाठी भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते माननीय श्री संबित सर्वांना मनपूर्वक धन्यवाद. उद्या पुन्हा 6 वाजता